सक्सेसफुल होना ये वही हो गया कि मुझे मजबूत तो बनना है लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी हमेशा ये कहती है इंसान इसलिए फेल होता है क्योंकि वो सपने तो देखता है लेकिन सपनों के हिसाब से ना अपने ब्रेन को चेंज कर पाता है ना ही अपने एक्शन को चेंज कर पाता है। पीस ऑफ माइंड हर किसी को चाहिए, हर किसी को शांति चाहिए, लेकिन मिलती नहीं है इतनी जल्दी से। डोपामिन ब्रेन का एक ऐसा केमिकल है जो ब्रेन में तब रिलीज होता है उसके न्यूरॉन्स से जब हम किसी टास्क को कंप्लीट करें। लेकिन अगर मोबाइल फोन चेक करने से, पॉर्न के एडिक्शन के कारण, शॉपिंग के कारण अगर ये क्विकली रिलीज हो गया तो इंसान इतनी मेहनत क्यों करे? तो अब एक सिंपल फॉर्मूला बताइए कि किस तरीके से एक न्यू बिगिनर मेडिटेशन कर सके। हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ, अमीर नहीं बन पा रहा हूँ, मैं बॉडी नहीं बना पा रहा, मैं जो चाहता हूँ अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। जब आप अपने अंदर की एनर्जी को पहचान लेंगे और वो एनर्जी अपने आप बाहर आनी शुरू हो जाएगी तो वो आपके जॉब में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंसेस में ऑटोमेटिकली फ्लो करेगी और वहाँ भी एबंडेंस लेकर के आएगी। तो क्या ब्रीदिंग करना भी एक स्किल है? सांसों को कंट्रोल कर लें तो अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारा ब्रेन हमारे लाइफ को क्रिएट करता है तो हम अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आपके बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि यार हमें मेडिटेशन में जाना है, हमें स्पिरिचुअलिटी में जाना है, लेकिन मैं मेडिटेशन कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे अपने बॉडी, माइंड और सोल को कंट्रोल करना है, लेकिन भाई कैसे करें, कैसे बहुत शॉर्ट टाइम में क्विक मनी बनाएं। तो बस आज के पॉडकास्ट में हम यही सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने सालों से इसी फील्ड में मेहनत की है, अब तक हज़ारों लाखों लोगों को हेल्प कर चुके हैं कि मेडिटेशन से उनके लाइफ में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो चलो क्विकली उनसे ही समझते हैं। और अगर आप ये पॉडकास्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे भाई पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिलीव मी इसके जितना अच्छा पॉडकास्ट मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट डॉक्टर पीयूष प्रभात जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर आने के लिए, हमारे पॉडकास्ट पे समय देने के लिए। थैंक यू, इट्स एन ऑनर। तो सर सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि आपको सक्सेसफुल बनने के लिए या ज़्यादा पैसा कमाना हो तो आपको उतना ज़्यादा समय देना पड़ता है, जबकि आपके सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है कि यार आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा अच्छा सक्सेस बना सकते हो, ऐसी कुछ टिप्स देते हो, ट्रिक्स देते हो। तो ये क्या होता है, पहले तो ये बताइए। सबसे पहली चीज़ मैं क्लैरिटी पे बात करता हूँ। सक्सेसफुल होना ये वही हो गया कि मुझे मजबूत तो बनना है लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले सक्सेस को समझना पड़ेगा कि सक्सेस आपके लिए क्या है। सबसे फर्स्ट स्टेप है क्लैरिटी। हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। किसी टीचर के लिए एक अच्छा टीचर बनना हो सकता है, किसी बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस को ग्रो करना, अलग कंट्री में ले जाना हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ क्लैरिटी। सेकेंड स्टेप इज़ उसके लिए मैं क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ ये डिसाइड करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नदी के अंदर तो जाना चाहते हैं लेकिन किनारे का जो हमारा अट्रैक्शन है हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो क्या सेक्रीफाइस सक्सेस मांगती है? क्या मुझे अपने टाइम को कट करना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट को कट करना पड़ेगा, अपने डाइट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो डिसाइड करना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप आती है कि मैं नया क्या करूँगा। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी हमेशा ये कहती है कि इंसान इसलिए फेल होता है क्योंकि वो सपने तो देखता है लेकिन सपनों के हिसाब से ना अपने ब्रेन को चेंज कर पाता है ना ही अपने एक्शन को चेंज कर पाता है, और इसके कारण उसके डिसीजंस भी पुराने रह जाते हैं और वो जहाँ है वहीं पे रह जाता है। तो सक्सेस के लिए अगर हम इन तीन चीज़ों को डिसाइड कर लें तो यस, सक्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड वेरी क्विकली। लेकिन क्या ये ब्रेन को चेंज करना पॉसिबल है? या ब्रेन को चेंज करने का जो साइंस है वो कहता है 66 डेज लगते हैं। क्योंकि आजकल के गुरु हैं वो क्विक फिक्स बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जिस चीज़ को आपने लंबे समय तक प्रैक्टिस की है उसको चेंज करने में भी आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन कहती है कि किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए हमारे ब्रेन को 66 डेज लगते हैं। फर्स्ट 22 डेज में हम पुराने जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारी पुरानी हैबिट्स हैं कि लेजी रहो, काम ना करो, क्रिटिसाइज़ करो, ब्लेम गेम खेलो, उसको तोड़ती है। अगले 22 डेज में अगर हम फिर से कंसिस्टेंट रहते हैं तो नया प्रोग्राम हमारे ब्रेन में इंस्टॉल होता है कि नहीं, अब एक्शन लेना है, सॉल्यूशन थिंकिंग करनी है, प्रॉब्लम थिंकिंग नहीं करनी है, क्रिटिसिज्म से बाहर आना है। एंड नेक्स्ट 22 डेज में अगर हम फोकस्ड रहते हैं तो वो हमारे ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब कि वो एक हैबिट बन जाती है, एफर्टलेस हो जाता है। हाँ, ये बहुत बार मैंने सुना है कि आपको कोई भी चीज़ नई हैबिट बनानी हो तो 21 डेज आपको देने चाहिए, लेकिन आपने ये बहुत अच्छे तरीके से बताया कि 22, 22, 22 3 पार्ट में होता है। और ये चीज़ से मैं रिलेट कर, जो भी मैं बोल रहा हूँ इसका एक साइंटिफिक बेसिस है। और ये चीज़ मैंने खुद ने भी ऑब्जर्व की है। मतलब अगर मैं मेरी भी बात करूँ तो 2024 में गए साल मैंने वेट लॉस के लिए डिसाइड किया था कि चलो ठीक है मैं भी अपना वज़न कम करूँगा। सब इधर उधर के मोटिवेशंस देखे और फिर मैंने क्या किया, एक साथ सब कुछ चालू कर दिया। मतलब एक ही
दिन से खाना भी कंट्रोल करो, एक्सरसाइज भी चालू करो, सब कुछ करो। और बाद में हुआ क्या, थोड़े दिन तक सब क्योंकि आप एक अलग लाइफस्टाइल में रह रहे हो और अब वापस आपको अभी एक अलग लाइफस्टाइल में आना ब्रेन है। रिवोल्ट कर देगा। हाँ, तो वो थोड़े दिन हुआ क्योंकि चलो मोटिवेशन था, लेकिन बाद में थोड़े दिन के बाद छोड़ दिया। अभी क्या हुआ, 2025 की बात करूँ तो स्टार्टिंग में 15 दिन मैंने खाली एक हैबिट बनाई कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ घर का खाना है। बिल्कुल। फिर 15 दिन मैंने थोड़ा और चेंज किया कि नहीं चलो अभी घर का खाना है लेकिन टाइम पे खाना है। फिर 15 दिन और चालू किया कि चलो अभी कुछ नहीं तो सुबह खाली टाइम पे उठना है और वॉक करना है। तो ये 15-15 दिन का गैप किया और आज मैं सक्सेसफुली वो चीज़ कर पा रहा हूँ। तो आपकी ये बात से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ सक्सेसफुल, मतलब ये 21 डेज या थोड़े दिन तक अगर आप सेम चीज़ों को करते रहोगे तो दिमाग को एक सिग्नल तो मिल जाता है और वो धीरे धीरे रीप्रोग्राम हो जाता है। और एग्जैक्टली और दो चीज़ें फ्यूल की तरह काम करती हैं। पहला इंस्पिरेशन और दूसरा आइडेंटिटी। अगर आप क्विक किसी चीज़ को चाहेंगे तो इससे हमारी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। अगर मान लो मुझे वेट लूज करना है और मेरी आइडेंटिटी बनी हुई एक मोटे आदमी की, तो मैं कितनी भी कोशिश करूंगा लेकिन फिर भी मैं वेट को लूज नहीं कर पाऊंगा। और जब तक हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होती है तब तक हमें इंस्पिरेशन नहीं मिलता, उस काम को हम उस जर्नी को एंजॉय नहीं करते। तो सूनर और लेटर हम एक विल पावर को यूज कर रहे हैं जो कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। करेक्ट। तो इसके कारण लोग फेल हो जाते हैं। करेक्ट। सर आज की लाइफ में एक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पीस ऑफ माइंड हर किसी को चाहिए, हर किसी को शांति चाहिए, लेकिन मिलती नहीं है इतनी जल्दी से। तो ये आप ये माइंड पावर के ऊपर किस तरीके से काम करते हो, कैसे किसी को अपने ब्रेन को कंट्रोल करे और कैसे वो शांति मिल सके, उसका कुछ? एग्जैक्टली हर किसी को शांति चाहिए भी, उसका गोल भी है, लेकिन उसे शांति चाहिए भी नहीं। अगर आप उसके लाइफस्टाइल को, उनके एक्शंस को, उनकी प्रायोरिटीज़ को देखोगे तो कहीं भी वो शांति चाहते ही नहीं, पीस चाहते ही नहीं, इसलिए उन्हें शांति नहीं मिलती है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो साइंस कहता है। अगर आपको अपने ब्रेन को शांत करना है, उसको फोकस करना सिखाना पड़ेगा। इस दुनिया की, इस मोबाइल फ़ोन की, डोपामीन की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज इंसान का अटेंशन स्पैन 3 या 4 सेकंड का हो चुका है। जो कि गोल्डफिश एक ऐसा जानवर है जिसका कि सबसे कम, मतलब जो फिश है, अटेंशन स्पैन है वो है 7 सेकंड, और इंसान का उससे भी कम है। तो आप ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां आपके पास फोकस नहीं है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, तो उस कंडीशन में कभी भी ब्रेन शांत नहीं हो सकता है। एंड सेकंड स्टेप इज डिटैचमेंट। अगर हर चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगेगी तो ब्रेन बस भागता रहेगा, डिस्ट्रैक्टेड होता रहेगा, परेशान होता रहेगा, और हम उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को अगर यस कहते हैं तो उस कंडीशन में ब्रेन परेशान हो जाता है। तो इसके कारण शांति नहीं मिलती है। अगर सच में शांति चाहिए तो हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में लानी पड़ेगी जिसके सहारे हम अपने ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट कर भी सकें, और जिसके सहारे हम जो आसपास की स्टिमुलस है, जो ट्रिगर की तरह काम करके हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको हम स्टॉप कर सकें। करेक्ट। तो सर इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आज जैसे आपने मोबाइल में बताया वो हर किसी का यही पेन एरिया है। आज 90% ऑफ सभी लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि वो जैसे ही सुबह उठेंगे तो पहले के टाइम पे लोग भगवान को याद करते थे, आजकल लोग अपना मोबाइल, व्हाट्सएप, मिस कॉल चेक करेंगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे, और रात को सोने के टाइम पे भी नींद इतनी आसानी से नहीं आती है, वो रील स्क्रॉल करते करते। तो हर किसी को पता है ये प्रॉब्लम है, हर किसी को पता है ये डोपामिन रिलीज करता है और रात को चाहिए, इसीलिए लोग देखते हैं, इससे डिटैच होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताइए कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे अपनी ये हैबिट चेंज करनी हो तो मैं कैसे करूँ? एग्जैक्टली लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा डोपामीन के बारे में बताऊंगा ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। डोपामीन ब्रेन का एक ऐसा केमिकल है जो ब्रेन में तब रिलीज होता है उसके न्यूरॉन से जब हम किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं। ये एक रिवार्ड केमिकल है। लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन चेक करने से, पॉर्न के एडिक्शन के कारण, शॉपिंग के कारण अगर ये क्विकली रिलीज हो गया तो इंसान इतनी मेहनत क्यों करेगा? करेक्ट, क्योंकि उसे रिवार्ड अगर मिल रहा है तो बार बार वो उसी एक्टिविटी को रिज्यूम करेगा। लेकिन इसका असर क्या पड़ रहा है थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ब्रेन में ओपियम या अफीम खाने के कारण जो रिसेप्टर्स बनते हैं और जो क्रेविंग होती है इंसान को, वैसी ही क्रेविंग मोबाइल फ़ोन के कारण इंसान को होती है। कई लोगों ने ये कबूल किया है कि सुबह उठने पे सबसे पहले वो मोबाइल फ़ोन को देखते हैं और सोते समय भी मोबाइल फ़ोन के साथ ही सोते हैं। करेक्ट। ब्लू लाइट जो मोबाइल फ़ोन से निकलती है वो हमारे मेलाटोनिन केमिकल को डिस्टर्ब करती है, और जिसके कारण इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स आज इतनी ज़्यादा हो गई है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्योंकि जब आप डोपामीन के हायर लेवल के कारण आपका ब्रेन एडिक्टेड हो गया है तो सिंपल टास्क जो भी है जिसमें कि डोपामीन कम होता है, जैसे कि पढ़ना, लोगों के साथ बातें करना, चिट चैट करना, उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। करेक्ट। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि आज लोगों के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं।
आज सारे काम सुपरफिशियल हो गए, क्योंकि जब आप रिवार्ड के शौकीन हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शौकीन हैं, तो आप किसी भी काम को गहराई से करना ही नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे, सही है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है क्योंकि मैं इसको एग्जैगरेट इसलिए नहीं कर रहा था, एग्जैगरेट कर रहा था ताकि आप इसके इम्पैक्ट को समझ सकें। इसका सॉल्यूशन है कि हम अपने अंदर जाना सीखें और डोपामीन डिटॉक्स करना सीखें। दुनिया में सारी प्रॉब्लम, एक फिलोसोफर ने कहा है, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि इंसान अपने आप के साथ रहना सीख ले, अपने अंदर जाना सीख ले और थोड़ा समय अपने साथ बिताना सीख ले। बस इसी में हर चीज का सॉल्यूशन है। So what I suggest is you start with meditation. You start with a practice that makes your mind silent. क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं दुनिया में तो हमें बॉस दिखा, उसने गुस्से के केमिकल को ट्रिगर किया। हमने समोसा देखा, उसे ग्रीड का केमिकल ट्रिगर हुआ। हम किसी की कार को देखते हैं, उसे एक अलग ही इमोशन आता है और हमेशा हम एज अ विक्टिम नेगेटिव केमिकल्स अपने अंदर फायर करते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं। और जो न्यूरॉन्स की फायरिंग होती है वो भी नेगेटिव वे में हो रही है, हमारे अगेंस्ट हो रही है। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि हम थोड़े समय के लिए 5 मिनट 10 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, ताकि वो ट्रिगर्स जो हमारे अंदर नेगेटिविटी ट्रिगर कर रही है उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ना बंद हो जाए। क्योंकि 70% जो इम्पल्सेस हमारे ब्रेन को आ रही हैं वो विजन के थ्रू आ रही हैं, 20 to 25% जो आ रही है वो साउंड के कारण आ रही है। और अगर हम बाहर के साउंड से भी हट जाएं तो हमारे ब्रेन के पास एक पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस है जिसको पता है कि करना क्या है। करेक्ट। एक इंटेलिजेंस है जिसको पता है कि सही रास्ता क्या है। मान लो कि कोई शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, हम करते हैं उस पर लिख देते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए इंजूरियस है। लेकिन कोई ऐसा सिगरेट पीने वाला मुझे नहीं मिला जिसे ये पता ना हो कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए बुरा है। सबको पता है। प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि हम लोगों को आगाह करें कि ये गलत है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने अंदर के उस विजडम से कनेक्ट करें जिसको कि पता है कि करना क्या है, हमें वो स्ट्रेंथ दे और हमें वो इंटेलिजेंस दे, गाइडेंस दे, जिससे कि हम सही रास्ते पे चल सकें। करेक्ट। तो जब हम आंखें बंद करते हैं, उन बाहर की स्टिमुलस से डिटैच होते हैं और अपनी सांसों के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। ये हमें अपने मन के अंदर ले जाता है। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है उसको रोकता है। हमारा ब्रेन कोहेरेंट स्टेट में आता है। हमारा ब्रेन हार्ट को एक सिग्नल देता है और ब्रेन हार्ट कोहेरेंस होती है। ये बॉडी के लिए भी रिलैक्सिंग है, बॉडी के लिए भी हीलिंग है और इससे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमारे लाइफ में ट्रिगर होती हैं। सही है। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं सिर्फ दिन में 5 मिनट का अगर मेडिटेशन करूँ तो मेरा ये मोबाइल का एडिक्शन छूट जाएगा? 5 मिनट का मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन का पर्पस है अवेयरनेस लाना। मान लीजिए अचानक आप कहीं गए मैदान में और किसी ने बोला कि यहाँ पे खतरा हो सकता है, आप प्रेजेंट हो गए, अलर्ट हो गए। तो मेडिटेशन का पर्पस है अलर्टनेस लाना और अलर्टनेस की इस प्रैक्टिस को आपको प्रेजेंट मोमेंट में भी रखना पड़ेगा। जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में जब प्रेजेंस आ जाएगा, अलर्टनेस आ जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी, तो वो काम नहीं, अपने आप वो मेडिटेशन बन जाएगा। सही है, सही है। तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या, मतलब मुझे मेडिटेशन कंटिन्यू रखनी पड़ेगी अगर मुझे बिल्कुल मोबाइल से कम 10-15 मिनट की मेडिटेशन करनी पड़ेगी और अपने अंदर भी एक डिटर्मिनेशन लेना पड़ेगा कि मैं मोबाइल फ़ोन का कम से कम यूज़ करूँ। दैट्स ऑल। सो ट्रू। लेकिन ये मेडिटेशन अगर स्टार्ट करना हो तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो भी ऑडियंस देख रही है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको आप एक सोल्यूशन बताइए कि अगर वो मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं आज से, तो कौन सी मेडिटेशन से स्टार्ट करें जो कि एकदम सिंपल हो, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे रहेंगे जो आंख बंद करते हैं मेडिटेशन करने के सोच के और फिर दिमाग यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं भागता रहता है। यू नो, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर ये हो गया, उसने ये बोल दिया, उसका वो हो गया, कुछ ना कुछ चीज़ याद आती रहती है और मेडिटेशन नहीं कर पाते। तो आप एक सिंपल फॉर्मूला बताइए कि किस तरीके से एक न्यू बिगिनर मेडिटेशन कर सके। ठीक है, मेडिटेशन कैसे करें इससे पहले अगेन मैं बताऊंगा मेडिटेशन के स्टेप्स क्या है। मेडिटेशन का पर्पस है अवेयरनेस। पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब हम अवेयर बनते हैं अपने सांसों के प्रति, अवेयर बनते हैं अपने बॉडी के प्रति, तो उसके बाद हमारे अंदर हीलिंग होनी शुरू हो जाती। हीलिंग का मतलब क्या है, बॉडी में जहाँ जहाँ भी अलगाव है, जहाँ जहाँ भी दरार है हमारे लाइफ में, चाहे फाइनेंसेस में, हमारे रिलेशनशिप में, वो फिक्स होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका थर्ड स्टेप है रिविलेशन, कि हमारा जो रियल नेचर है, जो प्यार है, जो दया है, जो कॉम्पैशन है, जो एबंडेंस हमारे अंदर छुपा हुआ है,
हम वाकई हीरे हैं वो हमें दिखना शुरू हो जाता है, हम अपने रियल स्टेट को पहचानना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप जिसमें कि होता है एक्सप्रेशन। हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ अमीर नहीं बन पा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं बॉडी नहीं बना पा रहा, मैं जो चाहता हूँ अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर या तो एनर्जी है नहीं, बर्न हो रही है, या तो वो एनर्जी बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रही है। लेकिन फोर्थ स्टेप अपने आप होगा जब आप अपने अंदर की एनर्जी को पहचान लेंगे और वो एनर्जी अपने आप बाहर आनी शुरू हो जाएगी, तो वो आपके जॉब में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंसेस में ऑटोमेटिकली फ्लो करेगी और वहाँ भी एबंडेंस लेकर के आएगी। करेक्ट। तो ये है मेडिटेशन के 4 स्टेप्स। अब इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है? तो उसका सबसे आसान तरीका है क्या नहीं करना है ये जानना। हम क्या करते हैं, अपने ब्रेन को लगातार स्टिमुलस देकर के उसको ट्रिगर कर रहे हैं, उसको हाइपर एक्टिव कर रहे हैं। तो जो चीज़ें आपके ब्रेन में हाइपर एक्टिविटी लाती हैं उन चीज़ों को रोकिए, चाहे वो टेलीविज़न है या रिलेशनशिप में कोई कन्फ्लिक्ट है या फिर शिकायतें करना है या मोबाइल फ़ोन है, उनसे डिटैच हो जाइए 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, और ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाइए जहाँ कोई ट्रिगर नहीं है। सेकेंड स्टेप है अपनी आंखों को बंद कर लें, और अगर कोई नॉइज़ नहीं है तो ऑडियो भी आपको ट्रिगर नहीं कर रहा है। एंड थर्ड स्टेप इज जस्ट बी विथ योर ब्रीदिंग, क्योंकि सांस एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो यूनिवर्स की इंटेलिजेंस है, हम उसे नहीं चला रहे हैं। हमारे फेफड़े या इंटरकॉस्टल मसल्स या फिर जो भी हमारे ब्रेन में सिस्टम है, वो सिस्टम इसको चला नहीं रही है। ये एक इंटेलिजेंस है यूनिवर्स की जिसके सारे सांसें घटित हो रही हैं। और जब आप इस इंटेलिजेंस के साथ जुड़ते हो तो ऑटोमेटिकली ये आपको आपके माइंड के बियॉन्ड ले जाता है, और ये एक ब्रिज बन जाता है आपके अंदर जाने का, जहाँ पे कि विजडम है, जहाँ पे प्यार है, जहाँ कॉम्पैशन है, जहाँ जॉय है। लेकिन सर ये कर नहीं पाते, इसका सोल्यूशन क्या? मतलब ठीक है, इसके बेनिफिट्स मुझे पता है कि अगर मैं एक बार मेडिटेशन करूँगा तो मुझे ये सारे बेनिफिट्स होंगे, लेकिन मैं कर नहीं पाता। लाइक कभी आंख बंद करता हूँ तो ये वो सोचने लगते हैं, भले आजू बाजू में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो कुछ अलग अलग गाइडेड मेडिटेशन में वो लाइट्स दिखाते कि आप इमेजिन करो कुछ ऊपर से लाइट आ रही है, आपका बॉडी फील हो रहा है, लेकिन आई डोंट नो, नहीं कर पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या, कैसे? दिस इज कॉल्ड मॉडर्न मेडिटेशन जो आजकल जैसे लोग चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से मेडिटेशन भी चेंज हो रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो सकता, उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। हम मेडिटेशन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे ब्रेन को हैबिट है इंटरटेनमेंट की, उसको हैबिट है डोपामीन की, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। तो ये जो बोरिंग एक्टिविटी है इसके लिए हमारा ब्रेन यूज टू नहीं है, और इसके कारण वो मेडिटेशन को नहीं कर पाता है। उसका सबसे आसान सॉल्यूशन ये है कि एक रेगुलर टाइम आप फिक्स करें कि इस टाइम में मैं रोज मेडिटेशन करूंगा, एंड सेकंड, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मैं मेडिटेशन को करूंगा। और जब आप इसको करेंगे 21 डेज, 40 डेज, 50 डेज, देन यू विल फाइंड कि धीरे धीरे ब्रेन ठहरने लगा है। इसी को स्वामी राम कहते थे कि मेडिटेशन 10 मिनट करके दिन के 23 या 24 घंटे ठीक नहीं होते। दिन में अगर 23 घंटे तैयारी करोगे तो 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो। करेक्ट। इसलिए अपने मन को कभी भी हाइपर एक्टिव ना होने दें, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट ना करें, मन के हिसाब से ना चलें। थोड़ा सा कंट्रोल आपको अपनी दिनचर्या पे लगानी पड़ेगी, और फिर एक डिवोशन रखना पड़ेगा। जब आप रेगुलरली करते हैं एक ही प्रैक्टिस को तो ऑटोमेटिकली you can go deep into meditation. There is no other way. So true. Practice, practice and practice. So true. अभी हम बीच में बात कर रहे थे ब्रीदिंग के ऊपर। Yeah. आपने जैसे बताया कि ब्रीदिंग करना चाहिए मेडिटेशन के टाइम पे, और मैं कहीं रिसर्च कर रहा था तो मुझे समझा कि अराउंड 40% जो हमारे ब्रेन के थॉट्स होते हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं डीप ब्रीदिंग के साथ। अभी ब्रीदिंग चलो हमने बहुत सारी जगह पर सुना हुआ है ब्रीदिंग इज इक्वल टू लाइफ। ब्रीदिंग अगर अच्छा ब्रीथ करोगे तो आपकी लाइफ ज़्यादा होगी। तो क्या ब्रीदिंग करना भी एक स्किल है? क्या उसे भी सीखा जाता है कि डीप ब्रीथ कैसे करना है, क्या करना है? थोड़ा उसके ऊपर बताइए। एग्जैक्टली। देखिए, हमारे जीवन की शुरुआत सांसों के साथ होती है, और जो लास्ट एक्सपिरेशन हमारा है उसी को हम मौत कहते हैं। और जिंदगी फर्स्ट इंस्पिरेशन और लास्ट एक्सपिरेशन के बीच का जो स्पैन है उसी को कहा जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारी इस जनरेशन का कि हम में से ज़्यादातर लोग ब्रीदिंग सही तरीके से नहीं करते। ओके। हम सब ओवर थिंक करते हैं, ठीक है, ओवर ईट करते हैं, और कम पानी पीते हैं, और अंडर ब्रीथ करते हैं। सांसें कम लेते हैं, पानी कम पीते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं और थिंकिंग ज़्यादा करते हैं।
तो अभी आते हैं सांसों पे। सांसों के लिए जो है, जो नॉर्मल टेक्निक है, अगर हम सांसों को साध लें तो हम अपने जीवन को साध सकते हैं। जो भी हमारे ब्रेन में हलचल होती है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे सांसों पे पड़ता है। और रिसर्च ये भी कहता है कि अगर हम अपने सांसों को चेंज कर लें तो हम अपने ब्रेन को भी चेंज कर सकते हैं। सांसों को कंट्रोल कर लें तो अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारा ब्रेन हमारे लाइफ को क्रिएट करता है तो हम अपने लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ अब सांसों में क्या गलतियां हैं, 3-4 बेसिक एरर होती हैं। सबसे पहला तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग ना करना। लोगों को आजकल देखेंगे वो छाती से सांस लेते हैं, लेकिन अगर आप एक सोते हुए बच्चे को देखो तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करता है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग क्या है? देखो, ये हमारी चेस्ट है, ये थोरेसिक कैपेसिटी, थोरेसिक जो थोरैक्स है, जो रिब्स है, रिब केज है, ये एक्सपैंड नहीं करता। एक्सपैंड क्या करती है? तो डायफ्राम। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो नीचे जाती है, एब्डोमेन के जो कंटेंट है उनको नीचे ले जाती है, तो हमारे जो लंग के लोअर लोब्स हैं वो नीचे जाती है, इससे कि लंग एक्सपैंड करता है और हवा अंदर आती है। लेकिन अगर डायफ्राम नीचे नहीं जा रहा है, मतलब कि जब हम सांस अंदर ले रहे हैं उस समय अगर हम अपने पेट को बाहर नहीं करते, बाहर नहीं जाता, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं, लंग प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये देखनी है कि आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी है। जब भी आप इनहेलेशन करते हैं उस समय पेट बाहर जाना चाहिए, और जब भी आप एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो हम हाथ को एक छाती पे एक पेट पे रख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इनहेलेशन के साथ पेट पे जो हाथ है वो बाहर जाए। और मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इस स्टेप को अगर आपने करेक्ट कर लिया तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है शैलो ब्रीदिंग। मैंने कहा कि बहुत डीप ब्रीदिंग की ज़रूरत है नॉर्मली, लेकिन फिर भी हमारी ब्रीदिंग जो है ना वो शैलो है, हम जल्दी जल्दी ब्रीद करते हैं और ये स्ट्रेस का साइन है। तो हमें अपने ब्रीदिंग को बीच बीच में डीप करके समझना पड़ेगा कि जो शैलो ब्रीदिंग है इससे हम निजात पाएं, नॉर्मल ब्रीदिंग पे हम आ जाएं। और नॉर्मल ब्रीदिंग अपने आप ही एक तरह से डीप ब्रीदिंग ही है। तीसरी चीज़ है कि पॉज, सांसों के बीच में पॉज, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में अक्सर मैंने देखा कि लोग पॉज लेते हैं। ये भी साइन है कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई इशू है जो कि अनरिजॉल्व्ड है। तो ब्रीदिंग एक कंटिन्यूस स्ट्रीम होनी चाहिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। एंड फोर्थ, नॉइजी। अगर आपकी सांसों में कोई नॉइज आ रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई कॉन्ट्रैक्शन है या ऑब्स्ट्रक्शन है नेजोफेरिंग्स में या नोज में, तो वो भी बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर हम इन 4 तरीकों को अपने ब्रीदिंग में अपना लें तो हमारा ऑक्सीजनेशन जो सेल का है अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम होने लगेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लगेगा, ब्रेन में रिलैक्सेशन आनी शुरू हो जाएगी, हमारे थॉट्स स्टिल होने लगेंगे, एंड देन वी कैन डू डीप थिंकिंग एंड वी कैन गो ऑन सॉल्यूशन मोड थिंकिंग। सही है, सही है सर। ये सारी चीज़ें ना मैंने पहले भी एक्सपीरियंस की हैं। जस्ट अभी लास्ट मंथ में मैं कुछ अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे गया था, तो मैंने ओशो आश्रम में गया। वहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप की मेडिटेशन देखी। मैं श्री रविशंकर के यहाँ गया था, तो वहाँ पर वो सोहम की टेक्निक देखी। अभी इतनी सारी टेक्निक्स होती है मेडिटेशन करने की, तो आई एम वेरी श्योर कि देयर मस्ट बी लॉट मेनी पीपल जो कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सी टेक्निक अच्छी है, कौन सी टेक्निक बुरी है। क्योंकि कोई बोलता है कि आप वो बस आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान दो, कोई बोलेगा कि नहीं मेडिटेशन करना है तो आप बस अपनी आंखें बंद करो, लाउड म्यूज़िक प्ले करो और गो विद द फ्लो, आप बस डांस करो और ये करो। कोई बोलेंगे कि नहीं आंख बंद करके अंधेरा करके लाइक वो डायनामिक मेडिटेशन करो। तो ये सब मेडिटेशन होते क्या है, थोड़ा सा आप बताइए, और उसमें क्या सही तरीका है मेडिटेशन करने का? हर एक मेडिटेशन का एक ही कोर है कि आपको होश में लाना, जागृत करना। हम सब आज जहाँ हैं वो रोबोट की तरह हैं, आंखों से देख तो रहे हैं लेकिन फिर भी देख नहीं रहे। अगर मैं आपसे पूछूं 3 दिन पहले आप क्या कर रहे थे, अगर कुछ सिग्निफिकेंट आपने नहीं किया है तो आपको कुछ याद ही नहीं आएगा। एक रिसर्च किया गया था, लोगों से पूछा गया कि आप पिछले साल का रिफ्लेक्शन करो और आप बताओ कि आपके लाइफ में क्या पीक्स हुए और क्या डाउन्स हुए। मैक्सिमम लोग कुछ बता ही नहीं पाए, मतलब लाइफ बिल्कुल फ्लैट गुजर रही है। जिंदगी फ्लैट नहीं है, हमारी अवेयरनेस फ्लैट है कि हम सोए हुए हैं, नींद में। तो ध्यान का पहला पर्पस है उस नींद से जगाना, क्योंकि एक कंसेप्ट कहता है कि जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं ना, चैलेंजेस हैं, मुसीबतें हैं, इसका एक ही रीज़न है और वो रीज़न ये है कि हम सोए हुए हैं।
और सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां नथिंग बट दे आर ड्रीम्स। तो मेडिटेशन का सबसे आसान तरीका जो है वो तरीका है अपने सांसों को ऑब्जर्व करना या बॉडी सेंसेशन को ऑब्जर्व करना, अपने सेंसेस के प्रति अवेयर बन जाना। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे आपके ब्रेन के थॉट्स धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगी है। और इसका हमारे नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि मैं आगे चर्चा करूंगा, डीप इम्पैक्ट, और हमारे माइंड बॉडी की भी हीलिंग होती है। तो हमें किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन किल्स एग्जीक्यूशन। हमें सिंपल चीज़ों को देखना है, बट उसमें कंसिस्टेंसी लानी है। अभी आपने सक्सेस की बात की, लेकिन सक्सेस का सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, सक्सेस मीन्स गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग इंथुजियाज्म। तो जब आप इंथुजियाज्म को लूज किए बिना लगातार इसकी प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे इसका फल आना शुरू हो जाता है। करेक्ट। इट्स लाइक एक्सरसाइज। आपने पहले दिन डंबल उठाया, कुछ नहीं हुआ, सेकेंड डे नथिंग हैपेंड, लेकिन जब आप इसको 40 दिन तक करो तो देयर इज सम सिग्निफिकेंट चेंज दैट यू कैन परसीव। सेम इज विद ब्रीदिंग। यू आर ट्रेनिंग योर मसल्स ऑफ फोकस, मसल्स ऑफ अटेंशन स्पैन, मसल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मसल्स ऑफ विल पावर। इंटरेस्टिंग। मतलब ये जितनी भी टेक्निक्स हैं, हम टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपने बताया कि ये सारी टेक्निक्स में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिंपल एक ही टेक्निक यूज करनी है, आंखें बंद करो, ब्रीदिंग पे फोकस करो, और बाद में जो मर्जी करो। एक बार आपने साध लिया, समझ लिया ध्यान को, एक्सपीरियंस कर लिया अवेयरनेस को, फिर आपकी मर्जी है। करेक्ट। सर, बहुत लोग बोलते हैं कि आप अगर अपनी सांसों को कंट्रोल कर लोगे तो आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर लोगे। बिल्कुल। तो क्या ये सच है या ये मिथ है? न्यूरोसाइंस बिल्कुल कहता है, देखिए, कि हमारा ब्रेन जो है ना, हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। जिंदगी में अगर आपके कुछ भी बदलाव आ रहा है, चाहे आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में, बिजनेस में, उससे पहले वो बदलाव आपके ब्रेन में आता है। आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं फॉर्मेशंस काम नहीं कर रहे, विजुअलाइजेशंस काम नहीं कर रहे। उनकी प्रैक्टिस इतनी डीप नहीं है कि उनके ब्रेन पे इम्पैक्ट डाल सके, इसलिए उनकी लाइफ नहीं बदल रही। ओके। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रेन हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है, क्योंकि ब्रेन हमारी वाइब्रेशन को क्रिएट करता है। ये भी प्रूवन है, किलियन फोटोग्राफी ने कहा है, जब हमारा ब्रेन कोहेरेंस के स्टेट में होता है तो वो ब्रेन हार्ट कोहेरेंस भी क्रिएट करता है, और इसके कारण हमारी ऑरा एक्सपैंड हो जाती है, वो एक ऑर्डर्ड वे में होनी शुरू हो जाती है। और हमारी ऑरा लगातार एक मैसेज दे रही, क्वांटम फील्ड को एक कनेक्शन में है, एक मैसेज दे रही। अगर हमारा ऑरा पॉजिटिव है, पावरफुल है, तो हम यूनिवर्स को एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं कि गुड थिंग्स की डिमांड है, दो, आई एम रेडी टू रिसीव। अब इसका लिंक सांसों के साथ क्या है? ब्रेन और सांसों का बहुत गहरा तालमेल है। ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम आई, कोई स्ट्रेस आया, तो सबसे पहले आपके सांसों पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। हाँ, करेक्ट। अगर मैं स्ट्रेस में आ गया तो थोड़ा सांस फूलने लगेगी, सांस तेज हो जाएगी। करेक्ट। और अगर मैं रिलैक्स्ड हूँ तो थोड़ा आराम से ब्रीदिंग होगा। बिल्कुल, कनेक्शन तो है। देखिए, इसके लिए ना थोड़ा सा हम साइंस को समझते हैं और डीपली। हमारे अंदर एक मैकेनिज्म है जिसको कि कहते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको इमरजेंसी स्विच भी कहा गया है। ये सेम कहानी है टाइगर वाली जो आपने सुनी होगी, कि जब टाइगर किसी के पीछे पड़ता है जानवर के, तो एक इमरजेंसी बटन ऑन हो जाता है, जिसके सारे की हार्ट तेजी से धड़कता है, ग्लूकोज तेजी से बनता है, मेटाबोलाइज होता है, और एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होती है, और हमारा ब्लड फ्लो, सारा न्यूट्रिशन हाथों और पैरों में चला जाता है, ताकि हम भाग सकें या लड़ सकें। करेक्ट। लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास एक बड़ा सा फ्रंटल लोब है। वो सिर्फ इमेजिनेशन के सहारे ही अपने टाइगर को, अपने दुश्मन को क्रिएट करता रहता है। पता नहीं कल बॉस ने कंपनी से निकाल दिया तो, अगर मेरी बेटी फेल हो गई तो, ये घर का छत ही गिर गया तो, अगर मुझे कैंसर हो गया तो। और हमारा ब्रेन जो भी सोचता है, हमारी बॉडी एक सर्वेंट की तरह बिना क्वेश्चन किए उस पर रिएक्ट करनी शुरू हो जाती। अब सवाल ये उठता है कि हम फ्रंटल लोब को इस तरह से ट्रेन कर चुके हैं कि लगातार हमारा ब्रेन इसी मोड में रहता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड कहते हैं इसको। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन रहता है। पर जब आप गहरी सांसें लेते हैं, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, तो एक मैसेज जाता है हमारे ब्रेन को, घबराने की कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। तो वहां फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज था। और देखिए, इसका फाइट एंड फ्लाइट का हमारी लाइफ में भी रिस्पॉन्स है। अगर मान लो हम फाइट एंड फ्लाइट में हैं, पत्नी ने कहा कि चलो चाय पी लो, अरे मुझे नहीं पीना,
क्यों ऐसा कर रहे हो? हम सामान को फेंक देते हैं। दिस इज फाइट। फ्लाइट का मतलब क्या है? लाइफ से भागना, मोबाइल फोन उठाना, पार्टी करना, जो इंपॉर्टेंट काम है उसको इग्नोर करना। एंड फ्रीज इज, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, आई सरेंडर्ड, किस्मत ही मेरी खराब है। लेकिन इसका एक अपोजिट भी है जिसको कि हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसका पर्पस है रिलैक्स, रिजुविनेट एंड रिफ्रेश। और ये सांसों के सहारे बहुत इजीली ट्रिगर हो सकता है। करेक्ट सर, जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे लोअर लोब जो लंग के हैं उसमें भी हवा जाती है, और यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं जो स्ट्रेच करते हैं, और ब्रेन स्टेम में जो है वेगस नर्व जहाँ से निकलती है, क्रेनियल नर्व है, वो उसको स्टिमुलेट करती है और एक मैसेज देती है हमारे बॉडी को, ऑल इज वेल, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई दुश्मन नहीं है, कोई आग नहीं लगी है तो तुम क्यों उसको बुझाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ That's करेक्ट all. है करेक्ट है। नहीं, बहुत बार होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग हमें वो सबकॉन्शियसली बोलते रहता है कि नहीं यार ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम Exactly. होगा, ये प्रॉब्लम होगा, और कहीं ना कहीं फिर हम वो उस लूप में फंस जाते हैं। वेरी ट्रू। सही है सर। अभी आपने वो बताया अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, या हम इसके बारे में बात करते हैं। ये अफर्मेशन से यार मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब मैं कितने सारे ट्रेनर्स को, कितने सारे लोगों को बोलता हूँ कि यार, उनको सुनता हूँ इनफैक्ट, वो लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप अच्छी बातें करो, आप अफर्मेशंस अच्छे दो, आप अच्छे वर्डिंग यूज़ करो। मतलब अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 100 बार रोज़ सुबह उठ के लिखता हूँ कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, मतलब मैं उससे तो रिच बनूंगा नहीं। बिल्कुल। गलती क्या होती है फिर? या एग्जैक्टली। समझने की कोशिश करिए, जो हमारे एफर्मेशंस हैं या हमारी विजुअलाइजेशन है, ये सुपरफिशियल टेक्निक्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत हैं, पर ये सिर्फ 0.1% है। दीज आर लाइक सीड्स। ओके लेकिन अगर मान लो इस सीड को मैं सीमेंट के ऊपर गिरा दूं, तो क्या ये सीड ग्रो करेगा? नहीं। इसको सॉइल चाहिए, इसको पानी भी चाहिए, इसको सनलाइट भी चाहिए, इसको कुछ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स भी अगर ज़रूरत पड़े तो चाहिए। उसी तरह से हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये वो सॉइल है, ये वो मैन्यर है, ये वो इन्वायरमेंट है जिसकी ज़रूरत है। तो जब सीड्स आपने डाला, लेकिन अगर वाइब्रेशनल सॉइल रेडी नहीं है, तो ये करेक्ट। कभी भी फ्लॉरिश नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो आप सीड्स डालें, गोल बनाएं, लेकिन इसके साथ साथ अपने ऊपर काम करें। आपकी जो वाइब्रेशन है उसको हाई करनी पड़ेगी, अपने ब्रेन को अलाइन करना पड़ेगा अपने गोल के हिसाब से, ब्रेन को एक कोहेरेंट स्टेट में ले जाना पड़ेगा, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस रखनी पड़ेगी। ये वो स्टेट है जिस समय कि आपका ब्रेन कुछ पावरफुल मैनिफेस्ट करता है और क्रिएट करता है। उसी तरह से कुछ वीड्स हैं, नेगेटिव इमोशंस, जो कि मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करती हैं। अगर मान लो कि कोई बीज डाला हमने और पहले से वहाँ जंगल झाड़ है, तो क्या होगा? वो सीड्स मर जाएगी। करेक्ट। एग्जैक्टली ये हमारे साथ होता है। हमारे अंदर इतनी नेगेटिव पौधे पड़े हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं हो सकता, ये काम बहुत ही मुश्किल है, कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड 4-5 नेगेटिव इमोशंस हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पैनिक, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। दूसरा है अनवॉर्दीनेस, हमें ये लगता रहता है मैं तो किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता। तीसरा है गिल्ट एंड शेम, कभी आपके साथ गलत हुआ, कभी आपने कुछ गलत किया, और इस सब के कारण हम समझते हैं कि मेरी जिंदगी ही अब खराब है। और इसके कारण हमने उस वाइब्रेशनल सॉइल को इतना डाउन कर दिया कि हमारी सीड्स जर्मिनेट नहीं कर सकती। तो सबसे पहले इसकी सफाई करने की जरूरत है। ट्रू। हम अपने अंदर एक्साइटमेंट लाएं, अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाएं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाएं, और तब फिर एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस काम करनी शुरू करेंगे। सही है। मतलब ये बात से तो मैं अग्री करता हूँ कि मतलब आप जो चीज़ सोचोगे आप वैसे ही बनोगे, और Exactly. ये एकदम राइट एग्जाम्पल है उसका। लेकिन कभी कभी क्या सच में ऐसा होता है? मतलब जो मैं सोचूंगा वही वैसा ही मेरा एक्शन होगा, वैसा ही मैं बनूंगा? क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसे सुना है कि हमारे जो भी हम डिसीजन लेते हैं लाइफ में, उसका 95% डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड होता है, लेता है वो। तो क्या ये पॉसिबल है कि सबकॉन्शियस माइंड को भी मैं रीप्रोग्राम कर सकता हूँ, जिससे मैं, मेरे दिमाग में वो थॉट ही ना आए, नेगेटिव सोच ही ना आए? बिल्कुल। आपने इतिहास में एग्जाम्पल्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो अमीर बन गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल से जब बाहर आए तो पास्टर्स बन गए, उन्होंने कुछ किताबें लिख दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब यूनिवर्स ने हमें भेजा है ना, तो हमें वो सारी शक्तियाँ देकर भेजा है कि चाहे हम कितने भी गिरे हुए, चाहे हमने कभी कितनी भी मिस्टेक की है, लेकिन फिर भी हम घर वापस आ सकते हैं, हम सही रास्ते पे आ सकते हैं।
अब मैं थोड़ा फिलॉसफी में जा रहा हूँ, लेकिन ये यूनिवर्स की इंटेलिजेंस है जो कि हमेशा हमारे साथ रहती है। हम खुद पे ट्रस्ट करें ना करें, हम होपलेस हो जाएं, लेकिन वो हमेशा हमारी गाइड करता है, हमारी मदद करता है, और हमारे लिए हमेशा वो एक्सपेक्ट करता है कि यस, ये आदमी कुछ कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे कैसे प्रोग्राम करें। तो देखो, जो प्रोग्रामिंग की बात है वो बहुत ही सिंपल है। हमारे ब्रेन में कुछ सर्किट्स हैं, जो भी हमारा एक्शंस होता है, इवन इंजाइम्स का सिक्रीशन, हार्मोनल सिक्रीशन, ये सब हमारे ब्रेन के प्रोग्राम्स हैं। दो न्यूरॉन आपस में जुड़ जाएं, इसको कहते हैं साइनैप्स। बहुत सारे न्यूरॉन्स अगर जुड़ जाएं तो ये एक सर्किट बनाते हैं, ब्रेन की सर्किट्स, और इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है। लेकिन ये प्रोग्रामिंग हमें जो मिली है, ये इन्वायरमेंट से मिली है, और चूंकि हमारा इन्वायरमेंट नेगेटिव है, हमारे लोग जिन्होंने इन्हें प्रोग्राम किया है वो नेगेटिव है, क्योंकि रिसर्च कहता है कि आज हमारे 95% थॉट्स नेगेटिव है और 85% थॉट्स रिपीटेटिव है। करेक्ट। तो सवाल ये उठता है कि हमारे अंदर वही नेगेटिव प्रोग्राम्स हैं। अब अगर आपने एक बार एफर्मेशन दिया और आप कहोगे कि मैं रिच हूँ, मैं रिच हूँ, 10 बार आपने लिखा, और दिन में 2000 बार आपने ये सोचा कि मैं तो गरीब हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, आई एम वेस्ट, आई एम अ यूजलेस पर्सन, इसका क्या फायदा है? सही है। तो आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहली चीज़ है मेडिटेशन। उस अवेयरनेस, उस प्रेजेंस के डायमेंशन को अपने लाइफ में लाइए कि जब भी आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, जब भी आप आउट ऑफ अलाइनमेंट थिंकिंग कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं उससे अलाइंड आपकी थिंकिंग नहीं है, तो एटलीस्ट आप उसको कैच कर सकें, देख सकें, अवेयर हो सकें। और जब आप अवेयर रहने लगेंगे, देन यू विल हैव अ चॉइस करेक्ट। कि मैं इसको अब चेंज भी कर सकता हूँ, शायद ये सही नहीं है, आई कैन चेंज इट, एंड दैट इज द मोमेंट यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ न्यू न्यूरल पाथवे। और फिर आपके थॉट्स, जो कोर थॉट्स हैं, वो चेंज होने लगेंगे, बिलीव्स चेंज होने लगेंगे, एंड देन योर लाइफ विल चेंज। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। ये सारी चीज़ें सर सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अगर मैं बात करूँ तो लोग बोलते हैं कि आप अच्छा सोचो, आप अच्छा सोचो, आप खुद के लिए बुरा मत सोचो, लेकिन हमेशा ये चीज़ होती ही है। मतलब कोई ना कोई एक छोटा सा इंसिडेंस हो जाए और हम थोड़ा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि अरे नहीं यार, मैं काबिल ही नहीं हूँ, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं। तो इसका एक एक ईजी सोल्यूशन मेरे पास भी है, मैं जस्ट ऐसे ही Yeah. शेयर करता हूँ। मैंने क्या किया है, मेरे ऑफिस पे मैंने एक चार्ट बना के लगा दिया है, जिसमें बड़े से शब्द में मैंने लिखा हुआ है तथास्तु, और नीचे मैंने लिखा है कि आप इस समय जो भी सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो, यूनिवर्स उस पर तथास्तु बोल रहे हैं। और वो एग्जैक्टली मैं जहाँ बैठता हूँ, मेरे एग्जैक्टली मैंने सामने के ही वॉल पे मैंने लगा दिया है, जिससे होता क्या है कि जो भी चीज़ मैं अभी सोच रहा हूँ, अगर कुछ नेगेटिव थॉट भी आया, सामने वो लिखा हुआ है तथास्तु, नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल करो भाई, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि वो तथास्तु हो गया तो यार ये नेगेटिव ही हो जाएगा। तो ये एक अच्छा टेक्निक मुझे लगा, जिससे मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसी और कोई टेक्निक आपके पास है? बिल्कुल। थॉट्स को कंट्रोल अगर करना है, उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक जो है, उन थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले हम थॉट्स को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, उसको रिप्लेस करने की बजाय उसको ऑब्जर्व करना है, जो आपने तथास्तु टेक्निक बोली। ये एक अवेयरनेस लाने का तरीका है कि जो आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे आप जा रहे हो। तो थॉट्स को चेंज करने का सबसे पहला टेक्निक है अवेयरनेस। इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन ब्रेन में। कि जब ब्रेन में आप अवेयर बनते हो, मान लो कि आपके पास 50 लेबरर्स हैं और आपके पास काम बहुत कम है, तो क्या होगा? 10 काम करेंगे, 40 अपना बैठे रहेंगे। लेकिन जब काम ज़्यादा आ गया तो क्या होगा? आप उन सबको भी इंगेज कर लोगे। करेक्ट। अब कोई मान लो ताश खेल रहा था, कोई खैनी खा रहा है, कोई बातें कर रहा है, उन सब की जो ग्रुपिंग है, जो प्रोग्राम्स है, वो टूट जाएंगी। अब आपने उनको नए तरीके से अपने काम में लगा लिया। उसी तरह से जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम अवेयर बनते हैं, तो उस कंडीशन में अवेयरनेस के लिए न्यूरॉन्स की जरूरत होती है, क्योंकि अवेयरनेस इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। दिस इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। करेक्ट। तो ब्रेन के आप न्यूरॉन्स को जगाते हो कि भाई जरूरत पड़ गई है, काम आ गया है, करो। तो जो ऑलरेडी पुराने सर्किट्स हैं कि मैं नहीं कर सकता, कोई सर्किट्स है, ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता, इनके न्यूरॉन्स भी आने शुरू हो जाते हैं और ये सर्किट टूट जाती है। देन यू हैव अ चॉइस कि यू कैन प्रोग्राम योर ब्रेन इन अ न्यू वे। तो इसलिए थॉट्स को डायरेक्टली रिप्लेस करने के बजाय, उसके लिए क्रिटिसाइज करने के बजाय, उससे लड़ने की बजाय और गिल्ट क्रिएट करने के बजाय, सबसे पहले हम अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें अपने थॉट्स के लिए, और वो प्रोग्राम्स अपने आप टूटने शुरू हो जाएंगे, एंड देन वी कैन रीप्रोग्राम इट बाय एनी affirmation cards, visualization, vision board, anything. सो ट्रू, सो ट्रू।
सर ये विजुअलाइजेशन के बारे में मैंने बहुत सुना है कि लोग बोलते हैं कि यार सोने के पहले आप 5 मिनट विजुअलाइज करो तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और जो आपने विजुअलाइज किया वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है, मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या विजुअलाइजेशन से सच में हमारी स्लीप इंप्रूव हो सकती है? एग्जैक्टली सोने के पहले विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम नेगेटिव थॉट्स को लेकर के सोते हैं, कभी आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने देखा होगा कुछ बिजनेस की टेंशन अगर आपको है और आप उसको लेकर के सोए, वही चलता रहेगा। तो अगले दिन भी वही आपके लाइफ में, सुबह भी वही मूड रहता है या फिर वो और बढ़ गया। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जिस थॉट को लेकर के हम सोते हैं रात में, वही थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो विजुअलाइजेशन का पर्पस है कि ब्रेन को आप क्या मैसेज दे रहे हो, क्योंकि जो आप विजुअलाइज करते हैं उस तरह के आपके ब्रेन में सर्किट्स बनती हैं, उस तरह का मैसेज आपका ऑरा यूनिवर्स को देता है और वही चीज़ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो। अब चूंकि दिन के काम के कारण हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो ऑटोमेटिक नेगेटिव विजुअलाइजेशन बन जाता है एंड दिस क्रिएट्स ऑटोमेटिक नेगेटिव प्रोग्रामिंग ऑफ द ब्रेन। तो अगर हम उसी स्टेट के साथ रात में सोएं, उसी नेगेटिविटी के साथ, उसी जहर को लेकर के, तो हम अपने ब्रेन को भी खराब कर रहे हैं और अपनी लाइफ को भी खराब कर रहे हैं। इसलिए सोने से पहले ये बहुत ही क्रिटिकल है कि हम कुछ अच्छा अपने ब्रेन में डालें। इससे ना सिर्फ हमारी स्लीप भी अच्छी होगी बल्कि हम अपने लाइफ में भी कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे। और इसके लिए विजुअलाइजेशन, आपके गोल्स क्या हैं या आप किनको प्यार करते हैं, या कुछ 5 चीज़ें जिनके लिए आप लाइफ को थैंक यू कह सकते हैं, ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, आप उनको इमेजिन कर सकते हैं, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं एंड दैट विल नॉट ओनली इम्प्रूव योर स्लीप, आपकी हीलिंग पोटेंशियल को भी बढ़ाएगा और बहुत कुछ करेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था नाइट विजुअलाइजेशन के लिए अपने क्लाइंट्स के लिए। आज तो वो 10-15 मिलियन चली गई है और उसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। वो कहते हैं कि मेरी गंभीर बीमारियां ठीक हो गई हैं सिर्फ इस विजुअलाइजेशन को करने के कारण। हमारे दवाइयों के बहुत सारे पैसे बच गए। एंड व्हाई सो? क्योंकि हमारा ब्रेन अगर गंदा होगा तो हमारी बॉडी भी गंदी होगी, यही तो बीमारी है। करेक्ट। लेकिन जब आप अपने ब्रेन की सफाई करते हो तो आप अपने बॉडी की भी सफाई करते हो, तो आपकी बॉडी भी हील होनी शुरू हो जाती है और इसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे पड़ता है। सही है, सही है। मतलब क्लीन रखना ज़रूरी है अपने थॉट्स को, और ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी बताई कि आप अपने गोल्स के बारे में विजुअलाइज करिए रात को सोने के टाइम पे। गोल्स से भी अगेन बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे कि लोग बोलते हैं कि यार मैं अपने गोल्स कैसे सेट करूं, मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो भाई अंबानी के बाजू में घर लेने के लिए है। लेकिन क्या सच में उतने बड़े गोल रखने चाहिए या कैसे गोल सेट करने चाहिए अपने? आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे गोल्स नहीं है। मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ? क्योंकि पापा जी चाहते हैं, ताऊ जी ने कहा है कि मेरा बेटा सीए बनेगा। हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और इसी को हम गोल्स कहते हैं। हमारे गोल्स हमारे अंदर से नहीं आ रहे, वो कंपटीशन से आ रहे हैं। आज अगर किसी इंसान से पूछो तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं। तुम जिंदा क्यों? क्योंकि मर नहीं सकते। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो गोल्स हैं वो हमारे अंदर से आने चाहिए। आपने सुना होगा एक आदमी ड्राइवर का वेट कर रहा था, बहुत पब्लिश हुई थी ये न्यूज़ कि वो लैम्बोर्गिनी का वेट कर रहा है अपने ड्राइवर का, ताकि वो उसमें बैठ करके सुसाइड करने जाएगा। आज हम उस जगह पे जा रहे हैं जहां हम जाना नहीं चाहते, उस काम को कर रहे हैं जिस काम को हम करना नहीं चाहते, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जीवन में हम खुश रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे गोल सही नहीं है। तो गोल सेटिंग का सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि हमारे गोल्स हमारे अंदर से आने चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम भाग नहीं रहे, हम किसी कंपटीशन में नहीं है। मुझे अपनी मम्मी को या अपनी आंटी को खुश नहीं करना है, मुझे उस इंसान को खुश करना है जिसको मैं मिरर में अपने सामने देखता हूँ। So true. और इसकी खुशी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे ये नहीं सोचना है कि ये गोल मिल गया। मुझे ये सोचना है कि अगर मुझे गोल मेरा मिल जाए तो क्या मैं इसको पा करके खुश रहूँगा, सेटिस्फाइड फील करूँगा, हैप्पी फील करूँगा,
अगर नहीं तो उस गोल को चेज करने का कोई मकसद नहीं। हो सकता है आप दुनिया की नज़र में रेस्पेक्ट गेन कर लें, लेकिन मैं बहुत ऐसे इंसान से मिल चुका हूँ जो कहते हैं कि पीयूष पता है, मैं दुनिया के सामने हंसता हूँ और तन्हाई में रोता हूँ। मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पैसा ही और कुछ भी नहीं। और कुछ लोग अपने गोल्स को ही पैसों से जोड़ लेते हैं कि जोड़ भाई लेते मुझे हैं। इतना ही पैसा चाहिए। तो वो लगातार भागते जा रहे हैं, एक ऐसी ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं जिसको ना वो पकड़ सकते हैं और ना उसको छोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज दिस, एंड देन सेकंड स्टेप इज, तो जब हम हैप्पीनेस में जाते हैं तो 3 चीज़ें हमें हैप्पी करती हैं। पहला एक्सपीरियंसेस, वो क्या ऐसी एक्सपीरियंसेस हैं जिनको पाकर के मुझे खुशी मिलेगी। क्या मुझे अमेजन फॉरेस्ट जाना चाहिए, या मुझे सर्फिंग करनी है, या मुझे गिटार भी सीखना है, या मुझे लोगों को पढ़ाना है, बिजनेस बनाना है, वो अपने अंदर से आने दो। करेक्ट। सेकंड, रिसर्च कहता है कि एक्सपीरियंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो खुशी देती है वो है लर्निंग। क्योंकि जब भी हम कुछ नया लर्न करते हैं, ब्रेन के नए न्यूरॉन्स को नए वे में फायर करते हैं। सो अपने इन एक्सपीरियंसेस को पाने के लिए मुझे क्या सीखना है? जैसे मेरे अंदर से जवाब आया तो मैं यूट्यूब सीखना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए, रिसर्च करना सीखना चाहिए, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी चाहिए, पेशेंट की केयर करनी सीखनी चाहिए, न्यू वेज ऑफ डूइंग सर्जरी सीखनी चाहिए। एंड देन कम्स थर्ड स्टेप, और वो है सर्विस। कभी भी लास्टिंग सेटिस्फैक्शन बिना किसी को कुछ सर्व किए नहीं आती है। Purpose of life is not to become successful. Purpose of life is to be useful. Useful to others. So if you are not giving, you are not truly living. तो आप ये देखिए, आपके होने के कारण क्या किसी के अंदर स्माइल आ सकती है? क्या आपकी लाइफ से किसी और को आप कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं? अपने जॉब को, काम को चेंज करने की जरूरत नहीं, बस उसमें सर्विस के कंपोनेंट को और इंटेंशन को ऐड कर देना। करेक्ट। और जब हम इस तरह से गोल बनाएंगे, हमने सब कुछ देख लिया, हमारा गोल हमारे अंदर से आ रहा है, हमारा गोल हमें खुश कर रहा है, हमारा गोल हमें एनर्जाइज कर रहा है, हमारा गोल सर्व कर रहा है, सोसाइटी को बेटर कर रहा है, ऑटोमेटिकली हम देखना शुरू करेंगे ना सर कि हमारे अंदर से इम्पल्स भी आएगी, इंस्पिरेशन भी आएगी और रास्ता भी बनना शुरू हो जाएगा। सही है, सही है। और आई थिंक यही सारी चीज़ें आज बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन भी करते हैं। मतलब Exactly. लाइक आज मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें विराट कोहली का स्टेटमेंट आया था कि मैं कोई भी मैच खेलने के पहले विजुअलाइज करता हूँ कि वो मैं वहाँ पर खड़े रह के 4 मार रहा हूँ, 6 मार रहा हूँ, अच्छे से मैच विन कर रहा हूँ, ट्रॉफी उठा के खड़ा हूँ। और शायद वही सारी चीज़ें रियल लाइफ में भी होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लेकिन मुझे ये दोनों का कनेक्शन बताइए कि क्या ये सच में मैनिफेस्टेशन का कोई साइंटिफिक प्रूफ है? क्यों होता है ऐसा? अगर ब्रेन को किसी गोल को अचीव करना है तो फर्स्ट थिंग ये है कि उसके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। दूसरी चीज, उसे ये लगना चाहिए कि इसे पा करके मुझे खुशी होगी। और तीसरी चीज, एक सर्टेनिटी की फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं, उस इमेज को बार बार अपने ब्रेन में लाते हैं, तो वो इमेज ब्रेन में धीरे धीरे घर करने लगता है, नए कनेक्शंस बनाने लगता है, और धीरे धीरे ब्रेन को यकीन होने लगता है कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। और जब आपके अंदर फेथ आ गई तो वो एक मैसेज जाता है आपके नर्वस सिस्टम से, आपके मसल्स को, आपके स्नायु तंत्र को, एवरीथिंग, पूरे बॉडी के पार्ट को, कि उस कोऑर्डिनेशन में काम करो। करेक्ट। तो आपने देखा होगा ओलंपियंस या फिर जितने भी प्लेयर्स हैं, वो सब विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उनको सिखाया जाता है। और इसका एक साइंटिफिक बेसिस भी है जो कि मैं फिर से बता रहा हूँ। एक पियानो एक्सपेरिमेंट किया गया था, 2 ग्रुप के लोग थे, एक कंट्रोल था, उनको कहा गया तुम आओ और घर चले जाओ। दूसरे ग्रुप पे पियानो वाले थे, उनको कहा गया 1 घंटे रोज प्रैक्टिस करनी है, हफ्ते में 5 दिन तक। और तीसरा ग्रुप था जिसको कि कहा गया कि आप आओगे यहाँ पे, 1 घंटे प्रैक्टिस करोगे, लेकिन सिर्फ अपने माइंड में कि आप विजुअलाइज कर रहे हो। और देखा गया कि फर्स्ट ग्रुप जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनके ब्रेन में कोई चेंज नहीं था। सेकेंड ग्रुप, उनके ब्रेन में कुछ एरियाज ऐसे थे जो लाइट अप हो गए, जिनमें एक्टिविटी न्यूरॉन्स की बढ़ गई। लेकिन थर्ड ग्रुप, जिन्होंने एक्चुअली पियानो की प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ विजुअलाइज किया, उनके अंदर भी वही एरियाज लाइट अप कर गए। जब स्ट्रोक में पेशेंट का हाथ पैरालाइज हो जाता है, या कई बार जब फ्रैक्चर होने के कारण हम प्लास्टर लगाते हैं, उनको कहा जाता है कि आप अपने ब्रेन में विजुअलाइज करो
कि आप इसको मूव कर रहे हो। और कई बार देखा गया है कि उसके कारण भी 40 to 50% मसल्स जो है वो रिटेन रहती है, उसकी एट्रोफी नहीं होती, वेस्टिंग नहीं होती। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि हमारा ब्रेन रियलिटी में और इमेजिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं जानता। इसलिए तो आइंस्टीन कहते थे इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रियलिटी। सही है, सही है। ये बहुत सारी जगह पर मैंने ऐसे सुना है, देखा है, लाइक यू नो, इनफैक्ट आई वुड अग्री। मैंने आलिया भट्ट की भी ऐसी स्टोरी सुनी थी कि उसको लाइक यू नो खुद को डेवलप करना था, बॉडी कुछ यू नो आई थिंक पतला होना था, ऐसा कुछ तो का Yeah. होना था। तो वो हमेशा मिरर में देख के खुद को बोलते थे कि नहीं यार मुझे पतला होना है, या समथिंग कुछ विजुअलाइजेशन करते थे। वेरी ट्रू। मुझे कुछ तो इसका टेक्निक बताइए, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं भी कुछ अगर विजुअलाइज करना चाहूँ, खुद को कुछ अलग शेप में देखना चाहूँ, या तो मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो मैं विजुअलाइज कैसे कर सकता हूँ? मेरा विजन बोर्ड कैसा होना चाहिए, और क्या क्या उसके प्रूवन तरीके हैं जो मैं इम्प्लीमेंट करूँ और मेरे यू नो वो सारी चीज़ें रियलिटी में मिल जाएं? बिल्कुल। देखिए, अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, या जो ऑडियंस यहाँ पे सुन रही है, वो चीज़ आपकी लाइफ में तब आएगी जब आप अपनी आइडेंटिटी को उसके हिसाब से चेंज कर लें। 3 ऐसे सवाल हैं जो सबकॉन्शियसली हमेशा हम खुद से पूछ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि मैं खुद को कैसे डिफाइन करता हूँ, मैं कौन हूँ। मैं आऊँगा विजुअलाइजेशन पे, उसी पे आ रहा हूँ। पहला सवाल ये पूछते हैं कि मैं कैसे डिफाइन करता हूँ। अगर मैं खुद को डिफाइन करता हूँ मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसे की कमी है, मैं तो बीमार हूँ, तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकता, मैं कभी भी हेल्दी नहीं बन सकता। तो फर्स्ट थिंग इज दिस डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ। क्योंकि आपने दूसरी सोचा ही चीज़ वैसा है, या एग्जैक्टली, दूसरी चीज़ है कि मैं लाइफ को कैसे डिफाइन करता हूँ, कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, लोग मेरे अगेंस्ट हैं, या फिर मैं लाइफ को ऐसे देखता हूँ ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो कि वीडियो गेम है, मैं इसको Correct. कर सकता हूँ। करेक्ट। और तीसरा सवाल हम सबकॉन्शियसली पूछ रहे हैं कि जो मेरे ऐसा आदमी है वो इस सिचुएशन में क्या एक्शन लेगा। अब समझने की बात है, देखो रियलिटी फिक्स्ड है, लेकिन देखने का तरीका अलग अलग है। मैं तो फिक्स हूँ, लेकिन आप अलग तरीके से मुझे देखोगे, ये अलग तरीके से देखेंगे, और कोई और अलग तरीके से देखेगा। तो इन 3 चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, और इसको चेंज करने का तरीका है विजुअलाइजेशन। अब आ जाते हैं टेक्निक पे। टेक्निक पे अगर आप देखना चाहते हो तो विजुअलाइजेशन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो विजन, और दूसरी फीलिंग। फर्स्ट इज माइंड, सेकंड इज हार्ट। फर्स्ट इज थॉट, सेकंड इज फीलिंग। तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक, चाहे आप माइंड में इमेजिन करते हैं, या कोई विजुअलाइजेशन का टेप लगाते हैं, या विजन बोर्ड पे कोई इमेज चिपकाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है फीलिंग। नेबिले गोडार्ड हमेशा ये कहते थे, चिल्लाते चिल्लाते रह गए, कि देख, दिस इज अ फीलिंग बेस्ड यूनिवर्स। जो तुम सोच रहे हो, जो तुम इमेज ला रहे हो, क्या वो तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग ला रही है, कोई पॉजिटिव फीलिंग आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो वाइब्रेशन चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होगा। तो उसका सबसे आसान तरीका है, चीट कोड ये है कि उसकी एक इमेज रखें, चाहे आप गोल कार्ड पे या फिर विजन बोर्ड पे, जहाँ भी आप उस इमेज को देखें, और अपने अंदर फीलिंग लाएं। अगर फीलिंग नहीं आ रही है तो कुछ ऐसा देखिए, किसी बच्चे के साथ बातें करिए, कुछ ऐसा देखिए, कुछ ऐसी मूवी देखिए जो कि आपको इंस्पायर करता है, आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग लाता है, और उस फीलिंग को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके फिर से उस चीज़ को विजुअलाइज करें। क्योंकि जब ब्रेन का हार्ट से मिलन होगा, जब थॉट्स का फीलिंग के साथ मैरिज होगा, देन ओनली थिंग्स विल मैनिफेस्ट। सो ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो फील भी करना चाहिए, जो आप खाली वो बोलने के लिए नहीं है। इसीलिए शायद हमने वो जो पहले क्वेश्चन लिखा था कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आप 50 क्या 100 1000 बार लिख लो, लेकिन अगर आप उसे फील नहीं करोगे तो वो नहीं मिलने वाला है आपको, बिल्कुल। क्योंकि वो आपके मन से नहीं आ रहा है, Very true. आपकी फीलिंग से नहीं आ रहा है। सो ट्रू। सर, मेडिटेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन को देखा हुआ है जो सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं। वो लोग भले मेडिटेशन वो लोग भले विजुअलाइजेशन और ये मैनिफेस्टेशन करे ना करे, लेकिन वो लोग मेडिटेशन हमेशा करते हैं। तो जी, ये क्या कोई ऐसा कनेक्शन है कि भाई मेडिटेशन करोगे तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे? बिल्कुल। इलॉन मस्क, आपको पता है कितने घंटे वो काम करते हैं? 3-4 घंटे ही सोते हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा। लेकिन वो भी 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं। ओह। इनफैक्ट टिम फेरिस, सारे सक्सेसफुल लोगों पे उन्होंने रिसर्च किया, और उन्होंने ये देखा कि
जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, बिलियनियर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, उनके काम करने का तरीका, सोच अलग है, डिज़ाइन अलग है, बट उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो सब कोई ना कोई ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जो कि उनको अंदर ले जाती है, एंड दैट इज़ मेडिटेशन। क्योंकि अगर आप अपने ब्रेन के ऑप्टिमम पोटेंशियल को यूज़ करना चाहते हैं, आप अपने ब्रेन के स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, उसको क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, उसको रिलैक्स करना चाहते हैं, उसको इंस्पायर करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका है मेडिटेशन। जब हम मेडिटेट करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे थॉट्स कम होने शुरू हो जाते हैं, जो ओवर थिंकिंग है रुक जाती है। जैसे ही ओवर थिंकिंग कम होगी, नेगेटिव थिंकिंग कम हो जाएगी। नेगेटिव थिंकिंग क्यों होती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं सर। मान लीजिए आप एक क्लास में गए और क्लास में आप नहीं थे, आप टीचर हो, तो क्या बच्चे शोर मचाएंगे? इट्स ऑब्वियस। लेकिन जैसे ही आप क्लास के अंदर चले गए तो क्या होगा? बच्चे शांत हो जाएंगे। उसी तरह से जब आप अपने ब्रेन के लिए प्रेजेंट होते हो, मेडिटेशन मीन्स व्हाट? बीइंग प्रेजेंट, अवेयरनेस, तो अपने आप थॉट्स शांत हो जाती हैं। करेक्ट। अब इसका दूसरा मेटाफर ये है कि मान लीजिए कोई लेडी है, उसके पास 40 बच्चों का केयर करना है, तो शायद किसी का वो डायपर मिस कर जाएं, शायद किसी का मिल्क मिस कर जाएं। लेकिन अगर उनके पास कम बच्चे हों तो क्या होगा? वो अच्छे से केयर लेंगे। उसी तरह से हमारा ब्रेन 4000 से 5000 थॉट्स को ही दिन भर में प्रोसेस कर सकता है। पर आज हम ब्रेन को हाइपर यूज करते हैं और उसके कारण उसका मिसयूज करते हैं। जब ब्रेन पे ज़्यादा काम है तो थॉट्स नेगेटिव हो जाती हैं। तो जैसे आप मेडिटेशन की शुरुआत करते हो, आपके थॉट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। ये ओवर थिंकिंग कम हुई तो नेगेटिव थिंकिंग कम हुई, थॉट्स अपने आप पॉजिटिव हो गए। इफ थॉट्स क्रिएट योर थिंग्स, दिस इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम लॉ। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली आपका मैनिफेस्टेशन चेंज हो गया। इसके अलावा आपका ब्रेन कोहेरेंट स्टेट में आ जाता है। हमारे ब्रेन में 2 लोब्स हैं, लेफ्ट लोब, राइट लोब। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। ये बनता है कॉर्पस कैलोजम से, एक बैंड है टिश्यू की, उससे कोऑर्डिनेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे ब्रेन पे एक और इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा फ्रंटल लोब एक्टिव हो जाता है। जो लव केमिकल्स हैं, ऑक्सीटोसिन, उसका रिलीज होना शुरू हो जाता है। जो हमारा एमिगडाला है, जो ब्रेन का नेगेटिव सेंटर है, जो कि हमें डराता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, जो स्ट्रेस केमिकल्स क्रिएट करता है, मतलब ट्रिगर करता है, वो अपने आप साइलेंट होना शुरू हो जाता है। जो हमारे ब्रेन के डेविल्स कॉकटेल हैं, ब्रेन से ट्रिगर होते हैं, ऑब्वियसली बॉडी में ही बनते हैं, एड्रिनल, मेडुला से। वो एड्रिनलिन और कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस पैदा करती हैं, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, उसके ये केमिकल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली उनका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डोपामीन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, इवन एनेंडामाइड, ऐसे हेल्पफुल न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसको कि हम एंजल्स कॉकटेल कहते हैं, जो कि ब्रेन की हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, फ्लो स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये प्रॉपर बैलेंस में ऑटोमेटिकली सीक्रेट होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसके सबसे बड़ा रिस्पॉन्स ये है कि धीरे धीरे सांस बैलेंस होती है, सांसों की गति अपने आप सही हो जाती है, और हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी स्विच है, स्विच ऑफ होकर के पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन अपने आप ऑन हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई पीपल प्रीफर मेडिटेशन। सुपर सुपर। तो सर ये मेडिटेशन क्या सिर्फ मेंटल पीस के लिए यूज होता है, या इससे कुछ बीमारियां भी ठीक होती हैं? एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया। देखिए सर, बीमारियां हमारे शरीर में क्यों पैदा होती हैं? हमारे शरीर के पास एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो लिमिटेड है, और हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सीएनएस, नर्वस सिस्टम, और ये सब आपस में एक डेलिकेट बैलेंस में है। तो अगर ये बैलेंस खत्म हो जाए, पहली चीज ये, या दूसरा इनको प्रॉपर एनर्जी ना मिले, तीसरा अगर ये अनकोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रही हैं, तो हमारे शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब जब हमारा ब्रेन स्ट्रेस रेस्पॉन्स में रहेगा, आज एक नॉर्मल आदमी अपने 95% टाइम को स्ट्रेस रेस्पॉन्स में बिताता है। उसको लगता है कि उसके पीछे बहुत सारे टाइगर्स पड़े, कुछ जॉब के, पैसे के, एक ऐसी आग लगी हुई है जिसको बुझाने के प्रिपरेशन में वो अपनी सारी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। और इस कंडीशन में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारा ब्लड फ्लो हाथ और पैरों में चला जाता है, और जो वाइटल सिस्टम्स हैं बॉडी के, जिसकी मैंने बात करी अभी, उनके पास ब्लड नहीं रहता। जब उनको ब्लड नहीं मिलता तो लंग में ब्लड नहीं जा रहा, तो धीरे धीरे ब्रोंकियल एस्थमा, कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। पेट में ब्लड नहीं मिलेगा तो स्टोमक की लाइनिंग इरोज हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है, एसिडिटी बढ़ेगी, पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं। इंटेस्टाइन में ब्लड ना जाए तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्फंक्शन होगा, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम होगा,
और ये सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। करेक्ट। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि जो स्ट्रेस केमिकल्स हैं ये बढ़ जाते हैं, कॉर्टिसोल, तो उसके कारण इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो भी सप्रेस हो जाता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वेगस नर्व का एक्टिवेशन होता है, ऑटोमेटिकली आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो उसका टोन है वो बढ़ता है और आपके ब्रेन एंड बॉडी को एक मैसेज जाता है कि ऑल इज वेल, घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई दुश्मन है ही नहीं, तो तैयारी किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? तो ब्लड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारा बॉडी एक खास स्टेट में जाता है, इसको कहते हैं होम्योस्टैसिस। देयर इज अ डेलिकेट बैलेंस एंड दैट बैलेंस इज स्टोर्ड, तो ऑटोमेटिकली इससे हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। देयर आर मल्टीपल एविडेंसेस, डॉक्टर जो डिस्पेंजा हो या बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया कि मेडिटेशन के कारण आपकी बीमारियां अपने आप हील होने लगती, और अगर आप लंबे समय तक इसको करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाती है कि डिजीज आनी भी कम हो जाती, एज की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ने की धीमी हो जाती। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा आज मेडिटेशन के बारे में मैंने सीख लिया एंड आई एम वेरी श्योर कि आज से ही मैं मेडिटेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोगों को क्या लग रहा है मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से सिंपल शब्दों में और इतने बेनिफिट्स के साथ मैंने मेडिटेशन के बारे में कभी भी नहीं सुना है। और आपको पता है सर, अगर मैं एक व्यूअर होता तो मैं क्या करता पता है, इस मोमेंट पे इस वीडियो को अगर मैं देख रहा हूँ तो सबसे पहले मैं लाइक कर देता, क्योंकि लाइक अगर जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और भी टॉपिक बिल्कुल, डिस्कस सर को करने के लिए। और दूसरा मैं काम करता कि सर के पेज पे जाता और उनको भी सब्सक्राइब कर लेता, लेकिन पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में, बिल्कुल। राइट। सो ये बहुत ही एक्साइटिंग हमारा कन्वर्जेशन हो रहा है सर। मेडिटेशन के बारे में हमने बहुत कुछ सीख लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। तो मेडिटेशन के बारे में तो आज के वीडियो में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, लेकिन कभी भी मैं इमेजिन करता हूँ ना मेडिटेशन के बारे में, क्या होता है वो बॉलीवुड के कुछ ऐसे मूवीज़ और ये सारी चीज़ों में जब भी मेडिटेशन याद करते हैं तो कभी कभी मुझे वो साधु संत मॉन्क्स वगैरह दिखते हैं। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार वो लोग इतना मेडिटेशन करते हैं, आपने जैसे बताया कि वो खुद को जानो, वो इतना मेडिटेट करके खुद को जानने में गुम जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार वो लोग इतना कैसे कर पाते हैं, मतलब इतने लंबे टाइम तक मेडिटेशन, इतने लंबे तक टाइम तक वो बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बैठते हैं मेडिटेट करते हैं, कैसे होता है वो? देखिए, दुनिया में किसी चीज़ को अगर लंबे समय तक करना है तो उसका दो ही रीजन हो सकता है, जो रिवार्ड मिलने वाला है या तो वो बहुत स्ट्रांग हो, और उससे भी पावरफुल हुक है कि जिस काम को आप कर रहे हैं वो काम ही आपका रिवार्ड बन जाए। उदाहरण के लिए मिस्टर बीस्ट बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो बोलता था किसी ने कि 16 घंटे 17 घंटे आप यूट्यूब के बारे में सोचते हो, इतना कंसेप्ट्स क्रिएट करते हो, ऐसा कैसे कर लेते हो? और वो कहते हैं कि मैं काम नहीं करता, ये मेरे लिए काम नहीं है, जब मैं इस काम को नहीं करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँगा, अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए फन है, ये मेरे लिए इंजॉयमेंट है। यही चीज़ मेडिटेशन के साथ है। दुनिया ये प्रॉब्लम है, यहाँ पेन है, पेन आपके अंदर नहीं है। एक बार जब आप अपने ब्रेन के अंदर जाने शुरू हो जाएंगे देन इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट। और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो ना सिर्फ शांति आती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आती है, ना सिर्फ जॉय आता है, इमोशनल बैलेंस आता है, बल्कि हमें ये दिखना भी शुरू हो जाता है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, क्लैरिटी आती है। और क्लैरिटी सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है लाइफ का, और ये मॉन्क्स के साथ होता है। मैं बुद्धिस्ट एक बार फेस्टिवल में गया था तो वहाँ पे देखा एक मॉन्क बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चैलेंजेस हैं, बट एक चीज़ वहाँ पे कांस्टेंट थी, उनके चेहरे की स्माइल। मुझे मौका मिल गया बाद में तो मैंने पूछ लिया एक सवाल कि सर मुझे बताएं प्लीज़ कि किस तरीके से आप इतना खुश रहते हो, इतना हैप्पी रहते हो, चैलेंजेस भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, फिर भी आपने हंस के इसको झेल लिया। और वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं फिर से जो मैं कर रहा हूँ अगर मैं इसमें जीत गया तो जीत भी उसकी, और अगर मैं हार गया, कुछ गड़बड़ हो गया तो खराबी भी उसकी। करेक्ट। करने वाला तो वो है, मैं तो एक माध्यम हूँ और मैं इसी भाव के साथ करता हूँ। अगर कुछ गलत भी हो गया तो मेरा क्या जा रहा है? सही नथिंग इज एट स्टेक। सही है। एंड सेकेंड थिंग, दे आर इन द फीलिंग। एक मैनिफेस्टेशन पे आपने बात करी, मॉन्क्स का मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं बताता हूँ। मॉन्क्स और उनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, थोड़ी सी उनकी बात भी करेंगे, क्योंकि मॉन्क का जो मैनिफेस्टेशन का मेथड है ना वो एफर्टलेस है, ईजी है। जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं और बार बार किसी चीज़ को आप सोचें तो आप उसको पा तो लेते हैं,
लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो रियल मैनिफेस्टेशन है इसमें क्या आप उस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, और क्या जिस डेस्टिनेशन पे आप पहुंचे हैं क्या वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, इंजॉयमेंट दे रहा है, रिलैक्सेशन दे रहा है, मीनिंग दे रहा है। और ये मॉन्क के साथ है। सबसे पहली चीज, उनके गोल्स बड़े क्लियर होते हैं कि उनको क्या चाहिए। उनको कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जिसको पा करके भी वो अधूरी ही फील करें, भले ये इनलाइटनमेंट हो या फिर किसी की ग्रोथ हो या आश्रम बनाना हो या कुछ भी हो। सेकंड चीज़, मैंने उनके रिचुअल्स को देखा है। वो पूजा करते हैं, कई बार इंसेंस जलाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, दे आर डूइंग प्रेयर एंड दे आर क्लोजिंग द प्रेयर। और मैंने कई बार पूछा कि आप मैनिफेस्टेशन के इतने बड़े आर्टिस्ट होते हो, आप लोगों के साथ जो भी चाहते हो मैनिफेस्ट हो जाता है, तो आपने क्या मांगा? एंड ही स्माइल्स एंड सेज, माई फीलिंग इज माई मेडिटेशन, माई फीलिंग इज माई मैनिफेस्टेशन। जिसने मुझे बनाया है, जो मेरे हार्ट को धड़का रहा है, फेफड़ों को फड़का रहा है, क्या उसको पता नहीं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे तो सिंपल उस स्टेट में आना है, उस अलाइनमेंट में आना है, उस वननेस में आना है, और वहां से ऑटोमेटिकली चीजें आनी शुरू हो जाती। तो उनका जो मैनिफेस्टेशन है, इट इज नॉट अबाउट चेजिंग, इट्स अबाउट अलाउइंग द थिंग्स, इट्स अबाउट बिकमिंग अ व्हीकल, इट्स अबाउट बिकमिंग ए चैनल, और जिससे ऑटोमेटिकली ग्रेट थिंग्स आनी शुरू हो जाती। एंड थर्ड थिंग, लेटिंग गो। कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज पे सच में यकीन है ना, तभी आप उसको लेट गो कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो। अगर आपको डर है तो आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे। एंड दैट इज व्हाट इज द रियलिटी ऑफ मॉन्क्स। वो सरेंडर में रहते हैं। कब आएगा, कैसे आएगा, ये तेरी मर्जी है, जा, मैंने छोड़ दिया, इट्स ओके। ट्रू ट्रू, अमेजिंग अमेजिंग। मैं कभी कभी तो ये मॉन्क्स के बारे में ये भी सोचता हूँ कि यार वो लोग आंख बंद करके इतना मेडिटेशन करते तो उनके अंदर थॉट्स क्या चलते रहेंगे, मतलब क्या सोचते रहेंगे। मतलब ये मेरे साथ एक बार हुआ था, अभी रिसेंटली लास्ट वीक का मैं स्टोरी बताऊँ। मैं सैलून में गया हुआ था, जी। वहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था। आधा घंटा उन्होंने मुझे बोला कि आपको यहाँ पर बैठना पड़ेगा, और उसी दिन ऐसा हुआ कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, बैटरी लो था, स्विच ऑफ हो गया। कोई मेरे आसपास में नोन पर्सन नहीं है जिनके साथ मैं बात कर सकूं। मतलब मैं कंप्लीटली अकेला था और मुझे सिर्फ बैठना है। मतलब आधे घंटे तक मैं ऐसे ही बैठ के सोच रहा हूँ कि भाई क्या आजू बाजू में क्या है, कुछ नहीं है, किस चीज़ के बारे में सोचूं। और वही चीज़ मैंने फिर थोड़ा सर्च किया इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि लोग विपासना पे जाते हैं, 20-20, 21-21 दिन तक वहाँ पर विपासना में जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को किसी के साथ बात नहीं करना है, किसी को देखना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो लोग पागल नहीं हो जाएंगे ऐसा काम करके? जी बिल्कुल, शुरुआत में तो पागल होंगे ही। जो बुद्धिज्म के कंसेप्ट है मेडिटेशन को, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। फिर जब आपने विपश्यना कहा है, तो बुद्धिज्म में दो तरह के मेडिटेशन होते हैं, एक समता मेडिटेशन और दूसरा विपश्यना मेडिटेशन। समता मेडिटेशन का मतलब है ऐसी टेक्निक्स जिससे कि ब्रेन शांत होता है, ब्रेन के थॉट्स कम होते हैं, और जिससे कि हम अपने ब्रेन को अपने हिसाब से यूज कर सकें। और दूसरा मेडिटेशन है इनसाइट मेडिटेशन, मतलब विपश्यना। विपश्यना का मतलब है विशेष तरीके से देखना। सो थॉट्स तभी तक प्रॉब्लम है जब तक आप थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। दिस इज द क्रक्स ऑफ मेडिटेशन। बुद्ध कहते थे, दो शब्द यूज करते थे मेडिटेशन के बारे में। एक था भावना। भावना का मतलब है लगातार अपने ब्रेन का, अपने माइंड का विकास करना। और दूसरा है योग। योग का मतलब है विजडम के साथ कनेक्ट कर जाना। मतलब ध्यान का पर्पस है अपने ब्रेन को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपने विजडम को डेवलप करना। एंड सेकंड, उस विजडम के साथ जो यूनिवर्स की भी विजडम है, एक हो जाना, जुड़ जाना, जिसको कि समाधि कहते हैं पतंजलि योग सूत्र में। सो विपश्यना जो है ना, वो इनसाइट मेडिटेशन है। आप अगर किसी चीज को डिस्टर्ब करें, मान लो कि कोई रास्ते से जा रहा है, कोई फ्रूटी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, जब आप उसको डिस्टर्ब करोगे कि भाई कैसे दे रहे हो, तो ही वो आपको भी डिस्टर्ब करेगा। वही हमारे विचार है। जब हम इनके साथ इंगेज हो जाते हैं ना सर, तो ये विचार हमें परेशान करते हैं, ये भी रिएक्ट करते हैं, हमें कुछ और रियलिटी दिखाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जब हम अपने थॉट्स को देखना शुरू करें एक ऑब्जर्वर की तरह, तो ऑटोमेटिकली हम इनसे डिटैच्ड हो जाते हैं और ये दूर चले जाते हैं। इसी बात को कृष्ण मूर्ति ने कहा था, चॉइसलेस अवेयरनेस, कि पहले अवेयर बनो, फिर चॉइसलेस बनो।
कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। और यही चीज़ सिखाती है विपश्यना कि देयर इज नो क्रेविंग। हमारा क्या अभी स्टेट है, जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसको पकड़ना चाहते हैं, करेक्ट। और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती हम उसे भागना चाहते हैं, एवर्जन। जैसे जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय जो प्लास्टर रूम की होती थी ड्यूटी, हम लोग भागना चाहते थे उससे। और कुछ अगर कटिंग मिल रही है, सर्जरी अच्छी है, तो हम उसकी तरफ जाना चाहते थे। विपश्यना मीन्स बीइंग न्यूट्रल। जो भी आ रहा है मैं उसको जान रहा हूँ, वो मेरे अवेयरनेस के अंडर है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज थिंग्स। ये है विपश्यना। और विपश्यना जब हम करते हैं तो इनसाइट्स मिलती, हमें रियलिटी पता चलती है कि हमारा माइंड इतना स्ट्रांग है कि इन छोटी मोटी चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि जो भी इमोशंस है हमारे अंदर, जो नेगेटिविटी है, हम दूसरों को दोष देते हैं, मेरी पत्नी ने गुस्सा दिला दिया, ये गुस्सा, ये नफरत ऑलरेडी हमारे अंदर होता है, सिर्फ सामने वाले ने ट्रिगर कर दिया उसको, हमें याद दिला दिया कि तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम्हारे अंदर नफरत है, तुम्हारे अंदर जिलसी है। सो ट्रू, सो ट्रू। इनफैक्ट मैं एक दो जन से मिला जिसने ये विपश्यना वगैरह किया हुआ है, मैंने उनसे मिला, मैं उनसे बात किया कि भाई ये क्या होता क्या ये इवेंट, मतलब आप जाते हो 20-21 दिन किसी से बात नहीं करते हो, 6 दिन 9 दिन वहाँ पर ही रहते हो, कुछ कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, करते क्या हो आप पूरा दिन? तो बोलते कि सर हम लोग है ना खुद को जानते हैं, हम लोग अंदर से खुद को पहचानते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार खुद को पहचानना क्या मतलब, क्या थॉट होता है, थोड़ा और डिटेल में आप बताइए, क्योंकि आप इतने लोगों को गाइड करते हो। खुद को जानना इतने शांत माहौल में, या खुद को ऐसा क्या पता चल जाता है कि भगवान ने मुझे कुछ यूनिक बनाया, या क्या क्या थॉट चलता है उसके अंदर? बिल्कुल, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बाहर भाग रहे हैं और अपने अंदर नहीं जानते हैं। हम आउटर वर्ल्ड में एक्सपर्ट बन रहे हैं, लेकिन इनर वर्ल्ड की जो ब्यूटी है ना, उसको हम नहीं समझ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप ऑब्जर्व करते हो अपने थॉट्स को, तो आप अपने अंदर जाते हो। और जैसा कि मैंने बोला, हमारे अंदर एक स्पेस है जिसको कि विजडम कहते हैं, जिसको पता है कि दुनिया में सही क्या है, गलत क्या है, मेरा रास्ता क्या है, मेरा डायरेक्शन क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़ ये होती है कि आप उससे कनेक्ट करते हो। और जब आप वाइज हो गए, आपकी इंटेलिजेंस जाग गई, तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव है वो लाइफ में रुक जाता है, और ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिव है वो लाइफ में होना शुरू हो जाता है। अभी हम कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि इंस्पायर्ड फील नहीं करते, हमें लगता है इसको करने में कोई मीनिंग नहीं है, या फिर डोपामिन रिवार्ड के हम एडिक्टेड हैं, तो हमें कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन में जाते हैं, हमारे अंदर का विजडम है, तो उसके सारे इंस्पिरेशन ट्रिगर होता है, उसके सारे जॉय ट्रिगर हो जाता है, लाइफ की मीनिंग ट्रिगर हो जाती है, डायरेक्शन दिखना शुरू हो जाता है, एंड देन ऑटोमेटिकली यू आर इन अ स्टेट ऑफ साइलेंस, यू आर इन अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। तो वो थॉट्स नहीं है, वो थॉटलेसनेस का स्टेट। इट्स द स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, इट्स द स्टेट ऑफ जॉय, इट्स द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, ब्लिसफुलनेस। ये वो स्टेट है। ये नहीं कि उसमें हमें कुछ सोचना है या कुछ करना है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। और होता क्या है ना, दुनिया में 2 रिलेशनशिप हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ हमेशा कि अगर आपको पैसा चेंज करना है, करियर चेंज करना है, कुछ भी आप लाइफ में बदलना चाहते हो, तो आपको उस चीज़ के साथ, लाइफ के साथ अपने रिलेशनशिप को चेंज करना पड़ेगा। और दुनिया में 2 रिलेशनशिप हमेशा है। पहला रिलेशनशिप है हमारा खुद के साथ संबंध, इसमें ब्रेन आ गया, हार्ट आ गया, हमारी कॉन्शियसनेस आ गई। और दूसरा हमारा रिलेशनशिप इस वर्ल्ड के साथ। और ये सारे रिलेशनशिप डिपेंड करते हैं हमारी इमोशंस के ऊपर। और विपश्यना से नेगेटिव इमोशंस की क्लियरिंग होती है। तो हम एक्सपैंड करते हैं, हम कॉन्शियस बनते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप जो खुद के साथ है और हमारा रिलेशनशिप जो लाइफ के साथ है, वो बदल जाता है। हम जैसे लाइफ को देख रहे हैं, अब मान लो कि कोई चीज़ यहाँ पे एक बॉटल पड़ी हुई है, इस बॉटल को आप कचरा मानोगे, तो आप क्या एक्शन लेंगे? उठाकर फेंक देंगे। और अगर आपको लगे कि नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि मैं रिसर्च कर सकूं, और आप एक रिसर्चर हैं, तो आपको इसमें क्या दिखेगी? अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो विपश्यना के बाद या ध्यान के बाद हमारी चेतना का विकास होता है, और हमें हर चीज़ अपॉर्चुनिटी दिखती है। हर पेन एक अवसर दिखता है कि ये मेरा टीचर है। हर एक वो इंसान जिसे हम नफरत करते थे, वो हमें दिखने लगता है कि ये मेरा टीचर है जो मुझे कुछ सिखाने आया है।
Because when the heart is broken, it's also most open. When you are disturbed, you are also most क्या कहते हैं उसको, aggravated, stimulated, energetic, जिसमें कि आप कुछ नया कर सकते हो. सो ट्रू, सो ट्रू. सर, मेडिटेशन के बारे में तो बहुत कुछ सीखने मिल गया. एक लास्ट बट बहुत सिंपल क्वेश्चन. जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में एनजाइटी होती है, रात को नींद नहीं आती है, टेंशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं. तो क्या कोई ऐसी शॉर्ट 5 मिनट या 10 मिनट का मेडिटेशन है जिससे ये स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, एनजाइटी कम हो जाए और जिसके लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए? अगर हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में लाइव आज वो हम मेडिटेशन करें. जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सर आप जैसे गाइड करो वैसे अगर सारे लोग फॉलो करें तो रिजल्ट चाहिए इस पॉडकास्ट को देखने के बाद. तो कैन इट बी पॉसिबल? या इट्स पॉसिबल. आराम से बैठ जाएं और अपने पूरे शरीर को महसूस करना शुरू कर दें. कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें. एक गहरी सांस अंदर इन और धीरे से बाहर. पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है. एक और गहरी सांस अंदर इन और शरीर को ढीला छोड़ते हुए धीरे से बाहर. शरीर के आगे जो खाली स्पेस है उसके प्रति अवेयर हो जाएं. आपके शरीर के पीछे जो खाली स्पेस है, become aware of that empty space. आपके बॉडी के राइट साइड में जो एम्प्टी स्पेस है उसके प्रति अवेयर बन जाएं. और आपके शरीर के लेफ्ट में जो एम्प्टी स्पेस है उसके प्रति सावधान हो जाएं. एक और गहरी सांस अंदर इन और धीरे से बाहर. चेहरे को महसूस करिए. सिर के पिछले हिस्से को भी फील करें. और अपने सिर और चेहरे को ढीला छोड़ें. रिलैक्स योर नेक. गर्दन को महसूस करो. दोनों कंधों और हाथों को भी ढीला छोड़ें. छाती को फील करें.
पेट को फील करें। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो अपनी चेतना का, अपनी अवेयरनेस का विकास कर रहे हैं, उसको एक नई दिशा दे रहे हैं। और अपने दोनों पैरों को भी महसूस करें। मन की आंखों से देखें, दैट्स ऑल। मेडिटेशन का मतलब है जागृति, होश, और यही पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेडिटेशन का। और अब अपनी सांसों को महसूस करें अगले 1 मिनट तक। सांस आ रही है, सांस जा रही है। इसकी गति को बदलने की कोई कोशिश नहीं करनी, सिर्फ जाने। Become aware of the movement of air at the tip of your nostrils. मन भटकता है तो भटकने दीजिए, जो विचार आते हैं आने दीजिए। सिर्फ अपनी सांसों के साथ बने रहें अंतिम 20 सेकंड। और अब खुद को याद दिलाएं, आप अनंत की संतान हैं। यू आर इनफाइनाइट, यू आर परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं आ सकती जिसका समाधान आप ना कर सकें। आप अमृत की संतान हैं, अनंत की संतान हैं, और अनंत की संतान, एक राजा का बेटा, कभी कमजोर नहीं हो सकता। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करिए। शरीर को थोड़ा हिलाएं और दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रख के धीरे से आंखों को खोलिए। And feel the silence, how the world looks different to you. सुपर। सो सर, सच में ये एक्टिविटी ने बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट मैं जब भी कर रहा था तो मैं भी बहुत सारे ऐसे थॉट्स को कंट्रोल कर पाया। और आई मस्ट अप्रिशिएट, आप जिस तरीके से, जिस अंदाज से बोलते हो, कमांड्स देते हो, गाइड करते हो, इट इज़ वर्किंग। सो थैंक यू सो मच। रियली सर, इतने पॉडकास्ट मैंने भी किए, बट आपके साथ जो एनर्जी आई, इट्स रियली ऑसम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसा लगा पॉडकास्ट, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आप चाहते हो कि सर के साथ ऐसे और भी टॉपिक पे बात करें, तो मेरे भाई आपको एक काम करना है, नीचे कमेंट में जाके लिखना है पार्ट 2। जितने ज़्यादा पार्ट 2 आएंगे सर, मैं पहले से ही आपका परमिशन लेके रखता हूँ, हम फिर से Sure. मिलेंगे और फिर से कुछ नए टॉपिक पे बात अलग करेंगे। टॉपिक्स पे बात करेंगे, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।